नाम मैंने हमसफ़र रखा है। हमसफ़र क्या होता है? एक दूसरे के साथ साथ चल के ज़िंदगी का रास्ता जो हम तय करते हैं वो अपना हमसफ़र होता है। अब ये जो मैंने पहले भी एक कहानी सुनाई थी ब्रह्मघाट, जहाँ ऐसे मैंने ये किया था कि लोग बोलते हैं कि ब्रह्मदेव ब्रह्मा जी ऊपर बैठ के शादी की गठबंधन की गांठें बांधते हैं, अपन उसमें कुछ नहीं कर सकते। आप चाहे सोच लो प्यार किया, ये किया, वो किया, वैसे कुछ नहीं। जिसके साथ आपकी जोड़ी होती है वो बनती है। और इसी तरह एक और बात है, प्यार। ये प्यार क्या है आज तक कोई समझ नहीं पाया। गालिब कहते हैं कि इश्क वो ये है कि जो लगाए न लगे और बुझाए न बुझे। ये इश्क अंधा होता है ऐसे बोलते हैं। क्यों? कि किसी से भी हो जाता है। तो मेरी कहानी में यही है कि इश्क की कहानी है, समझ लीजिए। इश्क की कहानी है, शादीशुदा है दोनों, ढेर सारे बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे हैं। और फिर ये प्यार नहीं, मतलब बीवी को प्यार नहीं हुआ, हस्बैंड को प्यार था। हस्बैंड बहुत हैंडसम था, रिच था, सब कुछ था। बीवी बिल्कुल अच्छी नहीं थी, काली थी, सांवली थी, दुबली पतली थी, कुछ भी उसमें देखने लायक कुछ भी नहीं था। फिर बीवी उसने अफेयर करना शुरू कर दिया। क्यों? इतना हस्बैंड था सब तो, और ये काली कुलीटी बीवी, उसने किससे अफेयर शुरू की? अपने हस्बैंड का जो जूनियर था, काला कलूटा एकदम, उससे अफेयर शुरू कर दिया। और हस्बैंड बेचारा इतना हैंडसम ये वगैरह। तो मेरी नई नई शादी हुई थी, तो ये किस्सा वही हुआ अंडमान में। तो मैंने ये पूछा कि मुझे ये नहीं समझ में आया कि वो आदमी को तो ठीक है, दूर जंगल में अंडमान में औरत को दिखना भी मुश्किल था, तो बॉस की वाइफ है और इतने हैंडसम बॉस की वाइफ, मैं काला कलूटा मेरे पीछे पड़ती है, तो वाह मज़े है। वो बॉस को तो अच्छा ये मिल गया, अरे बीवी नहीं संभाल सकता, अच्छा है। तो उसने तो अफेयर कर लिया। मगर वो बीवी ने क्यों किया? जब इतना हैंडसम हस्बैंड था, बच्चे थे, बहुत प्यारे बच्चे थे, तो वो ये अफेयर उसने क्यों किया? तो अब सुनिए, मुझे जो सीख मिली वो मैं बताती हूँ कहानी में। तो जहाज़ में जा रहे थे वो, तब अंडमान में जहाज़ के सिवा और कोई ये नहीं था, प्लेन सर्विस वगैरह कुछ भी शुरू नहीं होती। 2 महीने में एक बार जहाज़ आता था, उसी से आप जाओ आओ, उसी से सारी चिट्ठियाँ आती थी, सब कुछ वो जहाज़ से आता था। मेरी नई शादी हो गई थी, मगर 6 महीने भी नहीं हुए थे, मगर मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई क्योंकि मेरा मिसकैरेज हो गया था। और मैं इतनी दुबली और इतनी मेरी तबीयत ख़राब हो गई कि वो डॉक्टर बोले अब इनको आप मेनलैंड बोलते थे यहाँ इंडिया जाने को, आप इनको मेनलैंड भेज दीजिए, यहाँ इनको ठीक नहीं कर पाएंगे हम लोग और सुधरेगी नहीं तबीयत। मेरा बिल्कुल दिल नहीं था, नई नई शादी हुई थी, हस्बैंड को छोड़ के मैं बोली मैं नहीं जाऊँगी, और इनको छुट्टी नहीं मिल रही थी। मगर डॉक्टर ने बोला, तो ये बोले नहीं नहीं तुम जाओ, 2 महीने जाके आओ, दूसरा जब जहाज़ वापस आएगा तो तुम आ जाना और अच्छा लगेगा तुमको थोड़ा। तो ज़बरदस्ती मुझे जहाज़ में बिठाया। जहाज़ निकला, ये अशोक मेरे मियाँ वो जेटी पे खड़े होके जितना जहाज़ हमारा दूर दूर जाते तक वहाँ से हाथ हिला रहे थे। फिर मुझे कुछ दिखाई देने नहीं लगा, मैं डर गई, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? तो मेरे आँखों में पानी जमा हो गया था, तो मुझे दिख नहीं रहा था। फिर पानी मैंने पोंछा, तो डॉक्टर खड़े थे, शिप के जो डॉक्टर थे, बोले कि क्यों रोती हो? और वो मुझे बोलते थे शोनामी, बंगाली थे। शोनामी मतलब अच्छे सोने जैसी लड़की।
तो अपन भी सोनू वगैरह ऐसे प्यार से बोलते हैं, तो वैसे वो बंगाली में सोना में ऐसे मुझे बोलते थे। मैं कलकत्ते की, मुझे तो बंगाली आती भी थी। और बोले सोना में कानबे ना, मतलब रो मत। तो अभी क्या है, तुम जब 2 महीने दूर रहोगी ना, तो हस्बैंड का प्यार कितना बढ़ेगा, और तुम्हारा भी देख लेना, वापस आओगी तो तुम एकदम खुश हो जाओगी, तबीयत भी अच्छी संभल जाएगी। बस अब जहाज पे हो ना, हम लोग खूब मज़े करेंगे। तो उठो, मुंह धो लो, अच्छा मेकअप करना, बढ़िया साड़ी पहनना। खाने के समय मुझे सुंदर लड़की सामने होती है तो मैं 2 रोटी ज़्यादा खाता हूँ, तो ऐसी रोनी सूरत करके नहीं मेरे सामने आना। मैंने कहा ठीक है, जाती हूँ। फिर गई मैं केबिन में, जाके मुंह वगैरह धोया, करे पाउडर वाउडर लगा के बाहर आ गई। ऊपर डेक पे जाके मैं बैठ गई। अच्छी हवा आ रही थी, बहुत अच्छी। डेक पे बैठ के अच्छा लग रहा था। जो जहाज था वो एकदम आस्ते आस्ते ऐसे हिलता है, तो ऐसे लगता है जैसे झूले में बच्चों को डालो और उसको झुलाओ ना, वैसा कुछ फीलिंग होता है। आस्ते आस्ते वैसे हिल रहा था। मुझे नींद लग गई, सो गई मैं सो गई। जब मेरी आँख खुली तो अंधेरा हो गया था। तो वो अंडमान तो पूरब की तरफ है, अंधेरा तो बहुत जल्दी होता है वहाँ पे। तो अंधेरा हो गया था, जहाज के सारे लाइट टिमटिमाने लगे थे, अच्छा लग रहा था। मगर कोई नहीं था वहाँ पे डेक पे। और जब मैं ऊपर आई तो डेक पे, तो डॉक्टर साहब मेरे साथ थे और उन्होंने चाय मंगवाई थी। चाय के साथ में समोसे, रसगुल्ले वगैरह 2-4 चीज़ें थी, पेस्ट्री। तो मैंने ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, डॉक्टर साहब ने तो कुछ भी नहीं खाया था, तो वैसे ही पड़ा था और मैं सो गई थी। जब मेरी आँख खुली तो एक अजीब सी चीज़ मुझे ये हुआ कि वो सब खाने पीने का सामान गायब था। ना वहाँ रसगुल्ले थे, ना वहाँ समोसे थे, ना पेस्ट्री थी। अब ये ऊपर के डेक पे कौन आएगा, ये तो ऑफिसर्स डेक है, कोई भी नहीं आता वहाँ पे। और जहाज में जो पैसेंजर है वो भी गिने चुने होते हैं, और वो ऑफिसर्स डेक पे तो आते नहीं हैं। मैं एकदम से डर गई, मैंने कहा ये क्या हो गया, ये कहाँ सब चला गया। मैंने उठ गई और नीचे आ गई। मैंने कहा जो होगा होगा, पता नहीं, पूछूंगी फिर बाद में डॉक्टर साहब को कि क्या आपने खा लिया। मेरी आँख जब लग गई थी तो नीचे आ गई। फिर डिनर को जाना था, तो डॉक्टर साहब ने मुझे ताकीद दी थी, तो मैंने भी अच्छा मेकअप वेकअप कर लिया। साड़ी, एक सुंदर सी साड़ी पहनी, तब सब साड़ी ही पहनते थे, ड्रेस वेस कुछ नहीं, बहुत साल पहले की बात है। तो सुंदर सी साड़ी पहन ली मगर, और गई मैं। तो खाने के पहले बार था, तो बार में गई। तो बार में मुझे डॉक्टर साहब थे ही, स्टूल पे बिठा दिया, हाथ में ग्लास पकड़ा दिया। अब मैं ये तो कुछ ड्रिंक विंक तो लेती नहीं हूँ, मगर उन्होंने कहा नहीं, तुमको पीना पड़ेगा ये। मैंने कहा क्या है, कुछ नहीं, कोक है, पियो पियो, ऐसे बोले। तो मैंने कहा ठीक है। 1-2 सिप लिया, अच्छा लग रहा था। वैसे मुझे कोक इतना पसंद नहीं है, मैं ऑरेंज पीती हूँ। तो मैंने पहले भी उसको बोला था कि पीटर मुझे ऑरेंज दो, तो वो बोला नहीं नहीं, डॉक्टर साहब बोल रहे आप चख के देखो, ये भी अच्छा लगेगा। तो अच्छा लगा। तो डॉक्टर साहब बोले कैसा लग रहा है, मैंने कहा अच्छा है। पियो। पीटर भी हंसने लगा। मैंने कहा ये हंस क्यों रहे हैं। तो वो कोक में रम मिलाई थी। अच्छा तो लगना ही था। तो मैंने कहा, पीने लगी, मजे से पीने लगी। तो डॉक्टर साहब ने एक स्नैप निकाल लिया मेरा, बोले अब ये भेजता हूँ तुम्हारी ससुराल, फिर देखना बार पे बैठ के ये पी रही है। तो फिर ससुराल वाले क्या बोलते हैं देखना। अरे बाबा ऐसा मत करो, ससुराल वाले तो रहे, मेरी माँ ने देखा मेरी क्या हालत करेगी पता है। ये सब मत करो। तो हम लोग हंसने लगे। तो मैंने वो कोक तो पी लिया, मतलब रम पी ली। फिर अच्छा लगा। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो खाना वाना बड़े मज़े से हुआ। कैप्टन की टेबल पे मुझे बिठाया था, डॉक्टर साहब थे, मज़े कर रहे थे। तो टेबल पे एक औरत ऐसी अजीब सी थी, दुबली पतली थी, क्रिश्चियन होगी कि उसने फ्रॉक पहना था।
और वो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, उसके पाँव भी ऐसे अच्छे नहीं थे और बाल तो एकदम कम थे और उसका बॉब, मतलब बॉब क्या, वो ऐसे 4 बाल इधर 4 बाल इधर, ऐसे अच्छी नहीं लग रही थी और वो कुछ बोल भी नहीं रही थी। और उसके साथ जो आदमी था यंग था मगर काला कलूटा, वो भी एकदम कैसे भी था। तो वो उन दोनों को देख के मुझे ऐसा लगा कि वो जो आदमी है वो फोटो की निगेटिव होती है ना, वैसा दिख रहा था। और ये कैसे लग रही थी कि पुराने फोटो का रंग उड़ जाता है ना, तो वैसी वो लग रही थी। मैंने मुझे हंसी आ गई अपनी सोच पे। मैंने कहा ये अच्छी बात नहीं है, किसी के दिखने पे ऐसे नहीं मजाक ये करना चाहिए, ये तो अपने बस की बात नहीं है। एनीवे ऐसे लगा मुझे। और मैंने देखा कि वो जो आदमी था, लड़का ही था, आदमी क्या था, यंग था, वो उसको बहुत ही मतलब खातिर उसकी ख्याल रख रहा था, ये चाहिए क्या, वो चाहिए क्या, वो। और वो दोनों एक दूसरे को छोड़ के कुछ भी बात नहीं कर रहे थे। वो औरत ने मुझसे एक भी बात नहीं की, किसी ने कुछ नहीं। वो बार बार उसको पूछता रहता, क्या दूँ, क्या मंगवाऊँ, ये वगैरह। हो गया खाना। तो बाद में पता चला कि वो जो है वो फॉरेस्ट ऑफिसर की वाइफ है, डिक्रूज फॉरेस्ट ऑफिसर उसकी वाइफ है, और वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उनका सबऑर्डिनेट था। और वो दोनों, उनके बच्चे, वो डिक्रूज के 5-6 बच्चे थे, उनको पूना में बोर्डिंग में रखा था। तो ये उनको पूना छोड़ने गई थी और वापस अंडमान जा रही थी, इतना पता चल गया। फिर मैंने डेक पे देखा कि उसकी गोद में एक बहुत सुंदर बच्ची थी, 1-1.5 साल की होगी, और गोरी गोरी नीली आंखें, सुनहरे भूरे बाल, बहुत सुंदर लग रही थी। ये इस औरत की इतनी सुंदर बच्ची, उसके साथ में वो जब वो बच्चे को गोद में उठाए तो बिल्कुल ही अजीब, अच्छा नहीं लग रहा था उसकी को गोद में वो। तो पता नहीं है क्या, तो मतलब और क्या सोचती मैं, ऐसे हो गया। फिर पहुंचा जहाँ जहाँ अंडमान हम पहुंचे गए, तो फिर 5-6 दिन बाद इनको टूर पे जाना था। मैं अकेली घर में रहती, इसलिए वो टूर पे मुझे साथ ही ले जाते। और हम लोग गए तो रास्ते में कुछ जाने के बाद उन्होंने जीप रोकी और ऐसे दूर एक बंगला था, तो मुझे बोला वहाँ जाओ, वो फॉरेस्ट ऑफिसर का बंगला है, डिक्रूज, तुम्हारी तो पहचान हो गई है शिप पे उनकी वाइफ से, तो शाम तक वहीं रुकना, मैं आते समय तुमको ले जाता हूँ। कहा ठीक है। मुझे पता था वो औरत तो बात भी नहीं करती, तो मैं सोच रही थी कि नहीं नहीं मैं इनके साथ नहीं। बोले नहीं नहीं, मुझे बहुत जंगल में जाना है, तुमको तकलीफ होगी, तुम जाओ। वहाँ उतर गई। वो डिक्रूज घर में नहीं था, वो थी बीवी थी। उसको मैंने बताया कि ऐसे इन्होंने बताया है, तो वो बोली अच्छा ठीक है आओ। तुम ऐसे करना कि पिकनिक पे चली जाओ, बच्चों को देती हो नौकर को साथ, यहाँ पास में बहुत सुंदर झरना है, वहाँ जाना। तो मैंने कहा आप भी चलिए ना। तो बोली नहीं मुझे तो घर में काम है। ठीक है, काम क्या होगा, सारे तो नौकर थे, इसको क्या काम करना, पर शायद उसका दिल नहीं था आने का, तो चली गई। बच्ची को गोद में उठाया, वो बच्ची इतनी प्यारी थी, मेरा तो एकदम कलेजा, कैसे जैसे बोलते हैं ना, कलेज को ठंडक पहुंच गई, वैसा लग रहा था मुझे। गए हम लोग झरने पे, और भी उनके बच्चे थे, वो भी आए थे साथ। सब ने उस झरने में उतर गए, बैठ गए। झरना ज़्यादा नहीं, 3-1 फुट ऐसे पानी होगा, सब उसमें बैठ गए। वो नौकर ने सिल्विया को भी उसमें रख दिया, फिर मैं भी बैठ गई और हम लोग खूब खेलने लगे, पानी एक दूसरे पे उछाल रहे थे, ये मज़ा आ रहा था। तभी मैंने एक सांप देखा वो झरने में। मैं तो चिल्ला की चीख के बाहर आ गई, बच्चे खेल रहे थे। वो नौकरों ने बोला ये सांप कोई जहरीला नहीं होता है, बिल्कुल उसका कोई डरना नहीं है आपको। मैं बोली नहीं नहीं, सांप तो सांप है, मैं नहीं जाऊंगी। मैं तो बाहर आ गई, फिर बच्चे भी बाहर आ गए। घर में आए तो उसने मुझे अपना गाउन दिया, मेरे कपड़े सुखाने के लिए दिए, फिर ताज़े नारियल का पानी वानी पिलाया, अच्छा लगा। फिर मैं सो गई तो जब जगी तो शाम हो गई थी, बिल्कुल रात आई थी। ये आ गए तो
ये बोले कि चलो, तो मैंने कहा अरे बाप रे, अभी इतनी रात में जाना है। हाँ, ये जीप खराब हो गई है। तो मैंने कहा फिर क्या, अच्छा है यहीं रहते हैं। बोले नहीं नहीं, रहना काय को, इसकी लॉन्च ले लेते हैं और लॉन्च से जाएंगे हम लोग। अरे बाप रे, अंधेरी काली रात में वो लॉन्च में बैठ के जाना, ना ना ना, मेरा तो कलेजा धक धक करने लगा। मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी। बोले पागल, ये है क्या, वो लॉन्च दे रहे हैं, घर में पहुँच के आराम से सो जाएंगे, यहाँ कहाँ रहेंगे। जैसे बोला, मैं कुछ ज़्यादा बोल भी नहीं सकती थी। गए, अंधेरी रात, टॉर्च लेके नौकर साथ में जेटी पे पहुँचे। तो वो समुद्र में क्या होता है कि ज्वार भाटा चलता रहता है, तो वो पानी एकदम नीचे गया था, जेटी एकदम ऊपर थी, मतलब 5-6 फुट तो वो लॉन्च नीचे थी। तो जेटी पर से उसमें कूदना था लॉन्च में। अब वो भी लॉन्च तो हिलती है, अगर मैं पानी में गिर जाऊँ तो मैं नहीं है कूदूंगी वगैरह। इन्होंने ढकेल दिया धक्का दे दिया वो लॉन्च में, वो नौकरों ने पकड़ लिया। आ गई मैं लॉन्च में, ये भी आ गई, शुरू हो गई लॉन्च। खूब ठंडी ठंडी हवा रही थी, लॉन्च में पानी ऐसे उड़ रहा था, मैं पूरी भीग गई थी, ठंडी लग रही थी। और दूर से खाली वो पोर्ट ब्लेयर के लाइट थोड़े से थोड़े टिम टिम करते उतना ही दिख रहा था, बाकी सारा अंधेरा के अंधेरा। मेरा इतना सा कलेजा धक 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 ऐसे। और रुक गई वो लॉन्च, रुक गई बीच समंदर में। क्या हो गया, ये लॉन्च रुक गई। मैंने कहा अरे बाप रे, अब मरना है, लॉन्च तो रुक गई बीच समुंदर में, क्या करेंगे हम लोग। मैंने कहा अच्छा चलो, जिएंगे तो साथ साथ, मरेंगे तो साथ साथ। इनको कस के ये किया, कोई बात नहीं, मरेंगे ना साथ साथ मरेंगे बोले पगलट तुरंत, मरना क्या है, लॉन्च का इंजन खराब हो गया, अभी रिपेयर कर देते हैं। बाबा रे, बैठ गई, कर रहे थे वो, हो गया, इंजन भी ठीक हो गया। अब फिर से जाने लगे हम लोग, जाने लगे तो आ गए, पहुंच गए। मैंने इनको बोला कि हम लोग तो आ गए। उन्होंने कहा मिसेस डिक्रूज के साथ अच्छा टाइम, तुम्हारा टाइम क्या, वो तो एक लफ्ज़ भी नहीं बोलती है। और खाने की टेबल पर भी वो और वो राजशेखरन नाम था वो सबऑर्डिनेट का, वो दोनों ही कुछ बात करते थे और कुछ नहीं। जब डिक्रूज आया खाना खाने को, तब मैंने देखा कि वो डिक्रूज एकदम गोरा चिट्टा, वो एंग्लो इंडियन था और हैंडसम था, नीली नीली आंखें। अब मुझे पता चला सिल्विया इतनी सुंदर कैसे है, बिल्कुल बाप पे गई थी। तो मुझे वो डिक्रूज और ये बीवी जम नहीं रहा था मेल कुछ। और शायद मेरे मुंह पे कुछ तो भी भाव आए होंगे, क्योंकि मिसेस डिक्रूज का चेहरा बिल्कुल ही कैसे हो गया था। मैंने नोटिस किया, मुझे लगा कि गलती से ही, मैंने जानबूझ के नहीं किया था, मगर मेरे चेहरे पे ज़रूर कुछ उसको ऐसे मालूम पड़ा कि इसमें वो फिट नहीं बैठती। ये फैमिली जो पिक्चर है, हैंडसम हस्बैंड, बहुत सुंदर सुंदर बच्चे, उसमें उस तस्वीर में वो एक काला दाग है, ये शायद उसको महसूस हुआ। और वो महसूस हुआ मेरी निगाहों में उसने जो देखा उससे, ये मुझे पता चल गया। तो मुझे खराब लगा कि ये तो उसको बार बार ऐसे अनुभव आता ही होगा, क्योंकि जो भी ये फैमिली देखेगा, हस्बैंड गोरा चिट्टा बहुत ही उम्दा, बच्चे बहुत सुंदर, गोरे चिट्टे, घुंघराले बाल, नीली आंखें, और ये माँ जब वो उसको गोद में उठाती सिल्विया को, तो बिल्कुल बेमेल लगता वो। तो मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं, ये तो नहीं ठीक है, मगर मैंने ये किया। फिर मतलब मैं भूल गई ये बात। कुछ और दिन गए, कुछ महीने गए, दिन क्या, और एक दिन आग की तरह
वो खबर आ गई। वो डिक्रूज ने उन दोनों को मार दिया था, राजशेखर और बीवी। हुआ ऐसा था कि वो टूर पे गया था। अब जब अंडमान में टूर पे दूसरे आइलैंड पे जाते हैं तो कम से कम 2-4 दिन तो लग ही जाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 दिन भी लगते हैं। तो वो टूर पे गया था, तो जाते समय उसकी ऐसी लॉन्च वॉन्च कुछ ख़राब हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वो वापस आ गया था। और वापस आ गया और रात को पहुंचा, और जब वो घर पे गया तो दरवाजे को ताला तो था नहीं, तो उसने खोला और गया भीतर। तो इन दोनों को उसने ऐसी हालत में देखा कि उसका तो ये खराब हो गया दिमाग। उसने वहीं पड़ी पीतल की बड़ी सी एक फूलदान था, उठा के पहले तो वो राजशेखर के सर पे मारा, फिर मारा मिसेस डिक्रूज के सर पे, दोनों वहीं ढेर हो गए। फिर इसने एक चिट्ठी लिखी कि मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ, क्योंकि उसने सोचा कि अभी इनको मैंने मारा है, मुझे फांसी की तो सज़ा ज़रूर होगी, फांसी नहीं तो मुझे उम्र कैद होगी, मेरे बच्चों का क्या होगा, फिर बच्चों पे ये दाग भी लग जाएगा कि इनका बाप जो है खूनी है, जेल की सज़ा काट रहा है, तो बच्चों की भी ज़िंदगी खराब ही हो जाएगी, इससे अच्छा है मैं भी मर जाता हूँ। तो उसने चिट्ठी लिखी कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुशी से, मतलब मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। चिट्ठी रख के उस पर एक वज़न रख के वो निकला। उसने अपने कपड़े उतारे, बीच पे रखे और समुद्र में कूद गया। बहुत देर तक तैरता रहा, मगर वो बहुत अच्छा तैराक था, वो सोच के भी डूब नहीं सकता था, हाथ पाँव मार ही रहा था। और फिर उसने अचानक ये सोचा कि मैं क्यों मरूं, मैं जान देने, मेरी जान जाने से तो बच्चे एकदम ही बेसहारा हो जाएंगे, माँ तो मर गई है, बाप भी मर जाएगा। नहीं, वापस आया, बीच पे बैठा रहा। उसने सोचा क्या करूं, वापस घर गया। वापस घर जाके जो कुछ उस घर में पैसा था, वो पैसा, कपड़े, कुछ खाने पीने का जितना सामान वो ले सकता था, थैलियों में भर के वो निकल पड़ा। जब अंडमान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानीज लोग, उन्होंने कब्जा किया था आइलैंड्स का, 3 साल ये जापानियों के इसमें थे, रूल में। उन्होंने तब वहाँ किनारे पे बंकर्स बनाए थे, जहाँ पे बंकर्स में बैठ के उसको एक छोटी ऐसी ये रहती है, उससे देख के वो दुश्मन को मार सकते हैं और उनको कुछ नहीं होता है, वो बंकर में बैठ जाते हैं। तो ऐसे बंकर बहुत तैयार किए थे। तो अब वो बंकर का कोई यूज़ नहीं था, वहाँ खाली झाड़ जंकार बहुत उगाया था, सांप वाप भी होते होंगे, कोई जाता नहीं था। तो उसने एक बंकर में वो चला गया, उसने थोड़ी झाड़ी वाड़ी ये करी और उसने कहा कि मैं रात यहाँ काटूंगा, क्योंकि अंडमान में जंगली जानवर तो नहीं थे, मगर छिपना था कहीं। फिर उसने सोचा कि मैं इस बंकर में छिप जाऊंगा, मगर बंकर में रात गुजारना थोड़ा उसको ठीक नहीं लग रहा था, सांप वाप होंगे। तो बाहर आया और रेत में सांप वाप नहीं होते हैं, तो रेत में सो गया। सुबह उठी तो फिर वो बंकर में चला गया। अब ये कितने दिन वो खाने पीने का सामान रहेगा, पानी तो मिल जाता था, खाना कहाँ से मिलेगा। 7-8 दिन के बाद वो ख़त्म हो गया। अब भूख से उसका बुरा हाल होने लगा, दाढ़ी सब बड़ी हुई थी, कैसा ना, कपड़े सारे ऐसे चिपक गए थे। अब उसको लगा कि इस हालत में नहीं, इससे तो अच्छा सजा ही हो जाए, मैं तो जाके गुनाह बता देता हूँ और जेल की सज़ा काट लूँगा। तभी उसने देखा कि जहाज आ रहा है, तो उसने रोका, जहाज आ गया। जब रात हुई तो वो छिपके जहाज पे पहुंचा, और वहाँ जहाज हमेशा आता जाता रहता था, ये लोग तो अंडमान के ही, पहचान थी सबसे। तो जो पीटर था बारमन, उससे इसकी अच्छी खासी पहचान थी। पीटर को उसने बताया कि अब मैं जहाज पे रहूँगा और इसी जहाज से
मुझे वापस जाना है। मगर जहाज़ को जाने में 8 दिन लगते हैं, मतलब 8 दिन रुकता है वो अंडमान में, फिर जाता है। तो 8 दिन मैं निकाल लेता हूँ जब जब। और मुझे खाने को कुछ भी नहीं, तो मुझे खाने पीने का सामान दो। पीटर ने बोला ठीक है। उसने उसको काफ़ी सारे खाने पीने का सामान, कुछ दारू वारू की बोतलें वोतलें दी और कहा कि ठीक है, आप ये करो, 8 दिन के बाद जब ये होता है आप अगले दिन आओ और मैं कहीं आपको छुपा दूंगा, और जब कलकत्ता पहुंच जाएंगे आप अपना देखो, आप जहाँ जाओगे, एक बार आप वहाँ जाके कहीं पे छुप जाओगे तो मिलना तो मुश्किल है, तो बाद में सब भूल जाएंगे, तो आप देखो क्या करना है। तो इसने कहा ठीक है। गए फिर तो इसने वो लेके फिर बंकर में आके छुप गया, देखता रहता था उसमें से जहाज में कौन आता है कौन जाता है ऐसे करके। फिर जब जहाज निकलने की ये हुआ, अगले दिन रात को ही वो जहाज पे पहुंच गया। तो पीटर ने उसको बोला कि ऊपर एक केबिन है ऑफिसर की, वो केबिन हमेशा खाली रहती है, क्योंकि वो केबिन की एक किस्सा ऐसा था कि एक सेकंड ऑफिसर था हरमीत, तो हरमीत की केबिन थी वो। तो ये हरमीत बिल्कुल 20-22 साल का होगा, बहुत अच्छा लड़का था, और उसकी अंडमान में पहली वो अंडमान शिप पे पोस्टिंग हुई थी और वो अंडमान आई थी। तो आया तो जाने के पहले दिन वो जहाज पे आई नरगिस। नरगिस वहाँ अंडमान में जो टेलर था उसका बाप, तो वो बीमार था, तो उसके लिए दवाइयाँ मंगवानी वो जहाज पे आई थी। हरमीत आगे आया, वो उसने बोला बताइए मैं ला देता हूँ क्या है। लिस्ट पकड़ा दी इसने, ये गया, उसने सारी दवाइयाँ ली। फिर उसके लिए एक नरगिस ने छोटा सा ब्रूच लिया और आया, उसको दे दिया। तो ये क्या होना है, प्यार, वो तो हो गया, सबको मालूम भी पड़ गया। मगर हरमीत को ये पता था कि ये प्यार की कहानी का एंड कुछ नहीं है, ये हो ही नहीं सकती कहानी। उसकी शादी नरगिस के साथ होना नामुमकिन बात थी। तो उसने उसको कहा, नरगिस को, कि देखो और आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये यहीं ख़त्म कर देते, ये किस्सा ये आगे नहीं बढ़ सकता, तुम मुझे भूल जाओ और मैं बिल्कुल अभी जो अगर हो सके तो मैं ट्रांसफ़र भी ले लूँगा और मैं नहीं आऊँगा। वो कुछ भी नहीं बोली। इसने सोचा था कि वो रोएगी कुछ, तो वो समझाएगा वगैरह, कुछ नहीं बोली, बिल्कुल जैसे बुत की तरह वो खामोश हो गई और चली गई। दूसरे दिन जहाज निकलने वाला था। सुबह से ही हरमीत जहाज पे रेलिंग पे खड़ा था कि शायद वो आखिरी ये करने के लिए शायद आ जाएगी, वो नहीं आई। एक दुष्ट खबर आ गई, बुरी खबर आ गई। नरगिस ने अपने घर के सामने ही समुद्र में डूब गई थी, जान दे दी थी, और उसका शरीर रेत में पड़ा हुआ मिला था। हरविंदर ने सुना, उसने भी कुछ नहीं, न वो रोया धोया कोई बात की, खड़ा रहा, धूप में खड़ा रहा। जहाज निकलने का था तो कैप्टन ने बोला चलो, उसको बोला अब आ जाओ भीतर, नाश्ता वास्ता कुछ करो। आ गया, नाश्ता करने को बोला, नाश्ता के लिया। फिर कैप्टन ने उसको बोला कि तुम ऐसे करो, आराम करो, अभी थोड़ी देर तुम ड्यूटी पे मत आना। बोल ठीक है। गया लंच पे नहीं आया, तो डिनर के लिए या उसने कैप्टन ने बोला कि जाओ उसको ये करो, बुलाओ, तो वो नहीं था, केबिन में वो नहीं था। खूब खोजा जहाज में कि पूरा इंच इंच देखा, जहाज पे हरमत कहीं नहीं था। वो उसने समुद्र में छलांग लगा ही ली थी और मर गया था। अब करे क्या, थोड़ी 2-3 घंटे खूब उन्होंने जहाज रोक के बहुत खोज खबर ली। अब
समुंदर में डूबा हुआ आदमी, वो मिलना तो मुश्किल ही है, मुश्किल क्या नामुमकिन है। नहीं मिला। फिर जहाज शुरू हो गया, जाने लगा। दूसरे दिन केबिन से फ़ोन आया, एकदम से डर गए। फ़ोन आया तो जाके देखा केबिन में कोई नहीं था, मगर अब बार बार वो उस केबिन से फ़ोन आता, घंटी बजती, मगर वहाँ कोई नहीं होता था। अब ये खबर फैल गई कि जहाज पे भूत है। अब हम लोग जब यहाँ होते हैं सब आदमियों के बीच घनी बस्ती में, तब हम लोग भूत भूत में नहीं बिलीव नहीं करते हैं। ये सारी कहानियाँ सुनने को अच्छी लगती है, मगर ये सब झूठी है। अपने को पता है भूत भूत कुछ नहीं होता, मगर बीच समुंदर में दूर जहाज में ये सब सच लगता है, डर लगता है। अब जहाज पे भूत की कहानी पूरी तरह फैल चुकी थी। कैप्टन ने सबको डांटा डूटा था। कुछ भी हो, लोग उस केबिन की तरफ नहीं जाते थे, और उस केबिन से बराबर फ़ोन की घंटी बजती। तो ये कहानी भी ये हो गई। अब क्या करें, तो अब सबको पता हो गया कि ये भूतिया केबिन है। अब वो केबिन बंद हो। जो दूसरा सेकंड ऑफिसर आया, उसने कहा मैं उस केबिन में नहीं, मैं और किसी के साथ चाहे तो शेयर कर लूँगा या ये कर लूँगा, मैं वो केबिन मुझे नहीं चाहिए। अब वो केबिन हमेशा बंद ही रहती, कोई उस केबिन में नहीं जाता था। डिनर टेबल पे मैंने डॉक्टर साहब से पूछ लिया। मैंने साहब, डॉक्टर साहब ठीक सच बताइए, हाँ जहाज पे भूत है ना? तो डॉक्टर साहब तो हंसने लगे, मगर मैंने देखा पीटर सकपका गया था, ये क्यों ऐसा डर रहा है? तो डॉक्टर साहब बोले भूत? तो क्यों? मैंने कहा ऐसे देखो, आप चले गए और वो समोसे सब गायब हो गया, किसने खाया होगा वो? मैंने तो नहीं खाया, आपने भी नहीं खाया, और वो डेक पे कोई आता जाता नहीं है, तो क्या हुआ? डॉक्टर साहब बोले अगर वो भूत ने समोसे वगैरह खाए होंगे तो भूत होगा तो पागल ही होगा। तुम्हारे जैसी सुंदर लड़की को देखना छोड़ के समोसे खा रहा था, पागल भूत। तो बात फिर हंसी में उड़ा दी, आई गई हो गई। मगर मुझे कुछ तो भी लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। फिर डॉक्टर साहब ने ब्रिज की महफिल जमाई, मुझे ताकीद दी, हारना नहीं, अगर हारोगी मैं पैसे देने वाला नहीं हूँ, सारे पैसे तुमको भरने पड़ेंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, अच्छे से खेलती हूँ, जीत जाएंगे हम लोग। फिर काफ़ी देर तक ताश चलती रही। फिर 12 बज गए, सब लोग मुझे छोड़ने केबिन तक आ गए। मेरी केबिन में थी एक हस्बैंड वाइफ और उनकी छोटी सी बच्ची थी 3-4 साल की। और इन्होंने, अशोक ने उनको खास कहा था कि मेरा ख्याल रखना। वो बेचारी क्या ख्याल रखती, 12 बजे के बाद तो मैं केबिन में पहुंची थी, वो सो गए थे। फिर भी मैं गई, मैंने उसको बोला सॉरी ऐसे लेट हो गया। फिर दूसरे दिन मैं सोचती थी आज मैं इस बात का पता ज़रूर करूँगी कि समोसे और ये गए कहाँ, किसने खाए, ये तो मैं ये करके ही रहूँगी। फिर रात तो नहीं थी, दिन में डर नहीं लगता है। मैं फिर पहुँची, ऊपर डेक पे पहुँची। एक किताब ले ली थी मैंने लाइब्रेरी से, और लाइब्रेरी से किताब लेके डेक चेयर पे बैठ के मैं किताब पढ़ने लगी। फिर मेरा ध्यान अचानक जहाज के एक कोने में गया। उस डेक पे नहीं, नीचे की डेक पे था। वहाँ खूब सारा सामान कुछ होगा, उस पर टारपोलिन से वो ढक दिया था ऐसा पूरा। मगर वहाँ से मुझे ऐसे लगा कि एक चिंगारी दिखी मुझे, लाल सी। अरे बाप रे, अगर आग वाग लग गई तो पूरे जहाज में आग लग जाएगी। इसलिए मैं गई और मैंने वो टारपोलिन ऐसे उठाया। बाप रे, एक भयानक चेहरा, लाल लाल आंखें, और पता नहीं मुझे घूर रहा था। मैं तो बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं ज़मीन पे लेटी थी और वो भयानक चेहरे वाला आदमी पास ही बैठा था। उसकी तरफ ध्यान से देखा तो मुझे मालूम पड़ गया ये भूत नहीं है। और दूसरी बात, मैंने सुना था भूत अपने को अगर छूते हैं तो मालूम नहीं पड़ता है, मगर इस आदमी ने मेरे हाथ पकड़ रखे थे, मुझे मालूम पड़ रहा था ये ज़रूर आदमी है, भूत तो नहीं है। कौन आदमी है ये? ठीक से देखा,
और मैं समझ गई वो डिक्रूज था। दाढ़ी बड़ी हुई थी, उसकी किस तरह हालत हो गई थी, आंखें लाल थी, मगर था तो वो डिक्रूज। फिर तो ये भूत तो है ही नहीं, जिंदा आदमी है। मगर जिंदा आदमी कैसे होगा? डिक्रूज ने तो जान देती थी, तो भूत है। अब ये भूत है या आदमी है? मुझे बड़ा ये हुआ। फिर डिक्रूज ने बोला कि नहीं नहीं, मैं जिंदा आदमी हूँ, डरो मत। तो मैंने कहा क्या हुआ? तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे मैं गया था कि मैं जान दे दूंगा, फिर आखिरी वक्त मैंने ये सोचा कि नहीं, और फिर मैं इस जहाज पे आके छुप गया। और मैं छुप गया तो मैं उस केबिन में छुप गया था जो खाली रहती है। मगर तुम वो कहानी सुन के वहां पहुंच गई। अब मुझे लगा कि पीटर ने बताया कि उनको कुछ शक हो जाएगा, तो आप केबिन में मत रहो। तो मैं केबिन से निकाल के उस सामान में छुप गया। तुमने मुझे यहाँ भी देख लिया, अब तुम क्या करोगी? सबको बताओगी क्या? तो मैंने कहा सोचती हूँ, मगर मैं नहीं ये कर सकती थी। सिल्विया का चेहरा, मासूम चेहरा तो देख रही थी, सारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं इसको ये रिपोर्ट करके मुझे क्या मिलने वाला है? जिसका खून हो वो तो हो गया है, अब बच्चों को भी बेसहारा करना कोई तुक नहीं है। मैंने उसका कहा नहीं, आप आराम से रहिए, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, फिर आगे आपकी जो तकदीर है वो आप ये करो। तो थैंक्स बोला उसने। बोला मुझे लग रहा था कि तुम चीखोगी, चिल्लाओगी, सबको ये करोगी, तो डर गया था। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। नीचे आ गई मैं। नीचे आ गई। वो जहाज पे तो कुछ ना कुछ ये प्रोग्राम रहते ही है। कोई तंबोला खेलते हैं, हॉर्स रेसिंग होती है, गाने वाने का कार्य, ऐसे तो डम शराड का ये रखा था। तो मैं वो बोली, वो छोटी जो एक लड़की थी उनकी, उसको मैंने बनाया स्नो वाइट। फिर मैंने एप्पल लेके मैं बूढ़ी बन गई, उसको एप्पल खाने को दिया, उसने खाया, बेहोश हो गई, और डॉक्टर साहब को मैंने बौना बना दिया था। फिर वो डॉक्टर साहब वो एप्पल निकालते हैं, वो फिर होश में आ जाते हैं। ऐसे हम लोगों ने दमचरा ड्रामा वामा किया। फिर रात हो गई, सब एक होते होते मैं आ गई। फिर मैं आ गई। अब जहाज दूसरे दिन हम पहुंच गए कलकत्ता। शायद डिक्रूज भी उतर के ठीक ठाक पहुंच गया होगा। आगे की तो मुझे नहीं पता चला कुछ। मगर जब 2 महीने बाद मैं वापस आ रही जहाज पे, डॉक्टर साहब भी थे ही। वो तो शिप के ही डॉक्टर थे, वो तो शिप पे रहते ही थे। तो एक दिन के बाद उन्होंने बोला तुम्हारा भूत अच्छे से गोवा पहुंच गया है। मैं बोली डॉक्टर साहब आपको पता था? बोला हाँ। जब पीटर उस दिन सकपका गया तो मुझे मालूम हुआ कि कुछ तो भी गड़बड़ है। डांट के पीटर को जब मैंने पूछा तो उसने बता दिया। तो हमने, अब तुमने देख लिया था तो हमने सोचा कि उसका केबिन में रहना ठीक नहीं है, इसलिए उसको सामान के वहाँ छुपा दिया। तो तुमने उसको वहाँ भी देख लिया। तो अब हम सोच रहे थे अब तुम क्या करते हो, मगर तुमने कुछ नहीं बताया। तो अब वो आराम से गोवा पहुँच गया है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब एक बात पूछती हूँ। मैंने बताया नहीं क्योंकि जो हो गया तो वो हो गया है। अब बच्चों को एकदम बेसहारा करना कोई तुक की बात नहीं थी। और मैं क्या करती, मैं चुप रह गई। मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आई। बोले क्या? मैंने कहा देखो, ये इतना हैंडसम हस्बैंड है, इतने प्यारे बच्चे हैं, और कोई औरत काले कलूटे गंदे आदमी से प्यार कैसे करेगी? क्यों करेगी? तो डॉक्टर साहब कुछ देर खामोश रहे, फिर बोलेगे तुम नहीं समझोगी, तुम जवान हो, खूबसूरत हो, इसलिए एक औरत को दूसरे की नज़र में अपनी जो हैसियत दिखती है वो तुमको दिखेगी नहीं। तुमको तो प्रशंसा ही प्रशंसा मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे में तो कोई कमी ही नहीं है। और सुंदर औरत को हमेशा तारीफ की नज़र से ही देखा जाता है।
मगर सोचो, मिसेस डिक्रूज की तरफ देखने वाले की आंखों में क्या होता है? जरा सी नफरत, अचरज, और ये कि इतने हैंडसम हस्बैंड की ऐसी बीवी, इतने प्यारे प्यारे बच्चों की ऐसी माँ, एक जो जिंदगी का खूबसूरत ये था, चित्र था जिंदगी का, उस पे ये काला बददुमा दाग थी। उसमें वो तस्वीर में वो फिट नहीं थी, वो दाग थी उस पर। और ये उसको लोगों की नज़रों में ये दिखता था कि ये ऐसी, किसी ने आज तक उसकी तरफ प्रशंसा से, लालच भरी निगाह से नहीं देखा था। उसके औरत होने का, उसके स्त्रीत्व का ये अपमान था और वो उसको खल रहा था। आज तक उसने यही सब देखा था। फिर वो क्या कर रही थी पता है? प्यार व्यार कुछ नहीं था उसको, वो बदला रही थी, बदला ले रही थी। किससे बदला ले रही थी? सबसे, जिंदगी से, भगवान से। क्यों उसने ऐसे उसको बनाया, क्यों ये है? और वो इसलिए अफेयर करके वो हस्बैंड को भी नीचा दिखा रही थी, जिंदगी को ठेंगा दिखा रही थी। और ये तुम समझ नहीं पाओगी क्योंकि तुम खूबसूरत हो, जवान हो। आज तक अपने लिए किसी की निगाहों में ऐसे भाव तुमने कभी देखे ही नहीं है, तुम क्या समझोगी? मैं प्यार का मतलब भी समझ गई। क्या होता है प्यार? डिक्रूज को अपनी काली ऐसी बदसूरत बीवी से सच्चा प्यार था। अगर प्यार नहीं होता तो मारता नहीं उसको वो।